ये सच है कि आपने इतनी लड़कियों के दिल तोड़े? ज्यादा बोलूंगा तो कल को धमकियां ना आ जाए। तो उन्होंने बोला जी ज्यादा 800 रुपए दे देंगे। काम पूछा तो काम बोलते जी पानी पिलाना पड़ेगा बस। कि आपको जो शादी थी वो साइलेंटली करनी पड़ी? कंडीशन ही ऐसी थी कि मुझे काम के साथ साथ स्टडी करनी पड़ रही थी। अच्छा, मानते हो बद्दुआएं मिली आपको? हाँ जी, क्या हाल चाल? एक बार फिर से आपका दोस्त, आपका भाई, आपका होस्ट उमेश शर्मा आपके साथ। वेलकम टू द उमेश टॉक्स। तो आज हमारे साथ जो हमारे न्यू गेस्ट हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। ऑलरेडी हमारा टाउन उनको बहुत अच्छे से जानता है। उन्होंने छोटी एज में नहीं, हम ये कह सकते हैं उन्होंने बहुत छोटी एज से स्ट्रगल करके एक वो लेवल अचीव किया, ठीक है, कि वो आज एक टैटू इंडस्ट्री के जाने माने आर्टिस्ट है हमारे नियर बाय प्रॉपर एरिया के अंदर, हमारे टाउन, हमारे स्टेट में, ठीक है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, गिव ए बिग हैंड टू करण सोनी, टैटू आर्टिस्ट। कैसे हो सर? बढ़िया, आप बताइए। तो करण, लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी बायोग्राफी, कहाँ से हो आप, क्या प्रोफेशन है आपका, क्या करते हो आप बेसिकली? तो मेरा नाम है करण सोनी कलाकार और मैं श्री गंगानगर से हूँ और मैं फाउंडर हूँ अमेजा टैटूज एंड स्कूल का और मैं अभी तक श्री गंगानगर में ही रह रहा हूँ। ओके, गंगानगर में रह रहे हैं आप? यस। ओके करण, कब से आपने स्टार्ट किए टैटू अपनी इंडस्ट्री में? मैंने 2016 से लगभग स्टार्ट किया था। 2016 से आप गंगानगर के अंदर में सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। करण, आप जरा ये बताओ हमें कि आपकी स्टडी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन जी, मैं ग्रेजुएशन फेल्ड हूँ। मतलब मैंने ग्रेजुएशन की है बट मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था, तो 3-4 बार एग्जाम देने के बाद भी मैं पास नहीं हुआ। तो मैंने खुद पर दया की और मैंने सोचा कि छोड़ देना चाहिए इस चीज़ को। ये टैटू जब आप कर रहे थे उसके साथ में चली थी आपकी एजुकेशन या पहले थी इसके? ऐसा था कि मतलब कंडीशन ही ऐसी थी कि मुझे काम के साथ साथ ही स्टडी करनी पड़ रही थी, इतना वक्त भी नहीं था और अगर मैं सिर्फ स्टडी करता तो शायद मैं काम नहीं कर पाता, इसलिए मुझे दोनों चीज़ें साथ में ही ज्वाइन करनी पड़ी। और आपने एंड के अंदर टैटू प्रोफेशन चूज किया अपना? जी हाँ, और वो भी भगवान की वजह से। बस एक मान लीजिए किस्मत का ही कुछ था कि मैं अचानक इस फील्ड में आ गया। मेरा मन तो था आर्ट का बचपन से ही, बट मुझे नहीं पता। तो जब आपके साथ एक्सपीरियंस हो उस टाइम तो आप बहुत छोटे थे हो गए होंगे से, है ना, क्योंकि छोटी एज में आपने स्टार्ट कर दिया था। तो फिर आज तो आपको इन चीजों को फेस ऑफ करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज जो अपना टाउन है हमारा गंगानगर, यहाँ पर लोगों के नेचर गर्म ही रहते हैं, मिजाज गर्म रहता है लोगों का। हाँ, राजस्थानी लोग हैं ना, ज्यादा मिर्चियाँ खाते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, आप भी हो हम भी हैं, ठीक है। तो एक चीज और हुई थी, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी बस जैसा कि आपको पता है गंगानगर का माहौल हद से ज्यादा बुरा हो चुका है, रोज अपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। अभी की बात तो नहीं है, थोड़ा टाइम पहले की बात है। एक पर्सन आया मेरे पास, पता नहीं वो क्या से परेशान होकर आए थे, शायद जेल से छूट के ही आए थे, नया नया। बोला भी था उन्होंने कि मैं यार जेल तो छूट के आया, मैंने पंजाबी नहीं आती एक्चुअल में। तो वो आए और डिजाइन वगैरह फाइनल हो गया। जब मैंने स्टेंसिल लगाई और टैटू स्टार्ट करने लगा तो उन्होंने ऐसे जेब में से निकाला एक कट्टा और टेबल पे रख दिया। गन कट्टा या गन जो बोलते हैं, और वो असली था, नकली नहीं था, तितर मारनी थी वो। तो मैंने उन्हें बोला कि सर इसे अंदर रख लीजिए। तो उसने मुझे बोला आगे से कि वीरे जे टैटू दी एक लाइन भी गलत हुई ना तो तेरे, हिंदी बोल लेता हूँ कि अगर कुछ भी गलती हुई ना तो तेरे खोपड़ी में गोली घुसा दूंगा मैं। ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ। फटी थी यार, अब देखो फटती तो है बट अब नहीं फटती, वो पहले की बात थी। अब तो आप जैसे भाई हैं तो अब तो जरूरत ही नहीं पड़ती इन चीजों की। नहीं, हम भी बहुत ऐसी चीजों से दूर रहते हैं यार भाई। माहौल बहुत गर्म है अपने शहर का ना, डर लगता है चीजों से। ये तो बात है। करण, आप ये बताओ, किस्मत देखो, किस्मत साथ देगी आपको ऑब्वियसली, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तब, ठीक है। आज लोग जानते हैं कि अमेजा टैटू का जो फाउंडर है, जो स्कूल रन कर रहा है, करण सोनी, उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत रॉयल लाइफस्टाइल वो अपना जी रहे हैं। इसके पीछे का स्ट्रगल पता है किसी को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। और रियल एंड रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। एक्चुअल में जैसा दिखता है वैसा मेंटेन करने के लिए ना जो जी जान लगती है, उसके बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत ही लंबी कहानी बन जाएगी। कभी सोचते हो अपने जो आपने टाइम, अपने पहले आपने जो एफर्ट्स किए हैं, जो पहले स्ट्रगल किया, उसके बारे में सोचते हो? वो चीज़ें मेरे मोटिवेशन है। अगर मैं वो चीज़ें नहीं करता तो शायद मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाता। आज भी जब मैं घर पे अकेला होता हूँ या कोई मुसीबत का टाइम आता है तो मैं अपना पुराना वक्त देखता हूँ, फिर मैं उस टाइम की मेहनत देखता हूँ और मुझे लगता है कि यार मैं उस जगह से निकल कर आया हूँ, तो यानी कि अब मुझे और उस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। और अगर वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता और अच्छा। बट वही जो चीज़ें हैं मुझे वो मोटिवेट करती हैं, जो मैंने पहले स्ट्रगल किया था वही। बंदा अपने स्ट्रगल से ही सीखता है, बेसिक चीज़ है। मैंने तो सब स्ट्रगल से ही सीखा जी। बिल्कुल। एक आप हमें ये बताइए कि ये टैटू इंडस्ट्री क्यों, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन थे? बहुत ऑप्शन होते हैं इसके अलावा, टैटू इंडस्ट्री क्यों? मिडिल क्लास फैमिली वाले को तो ना ये होता है कि बंदा जॉब लग जाए बस, चाहे वो 10,000 की भी क्यों ना हो। मतलब घर में इतना दिक्कत थी कि लोगों को ऐसा था, मतलब मेरे घर वालों को लगता था कि जॉब लग जाए, कुछ भी काम करने लग जाए। तो मैंने छोटे से छोटे काम किए हैं। मैंने
ग्रोसरी स्टोर में भी काम किया है मैंने, टाइपिंग के मतलब टाइपिंग सेक्शन में भी काम किया मैंने, मेडिकल पे भी किया। बट मतलब एकदम से टर्निंग पॉइंट ये आया कि ये नाम तो नहीं लूँगा, कोई फैमिली मेम्बर ही था मेरा जो मुझे इस फील्ड में लेके आया, बट लेके मुझे आया था किसी फ़ायदे के लिए। तो मेरा एक स्टार्टिंग से ना रहता है कि मैं किसी भी काम को करता हूँ तो मन लगा के करता हूँ। तो आर्ट में तो मेरा बचपन से शौक था, बट मुझे नहीं पता था कि टैटूइंग जैसी भी कोई फील्ड होती है। फिर मैं इस फील्ड में आया किसी के थ्रू, और जब मैं इस फील्ड में आया तो जब मैंने इसमें ज़्यादा जानने की कोशिश की तब उस इंसान ने मुझे रोकना चालू कर दिया ताकि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। बट मेरा मन तो भटकता था, किसी वजह से हम अलग हुए और मुझे टोंट दिया गया कि ये चीज़ तेरे लिए बनी नहीं है। तो बस तब से मेरे मन में ये था कि मैं अब तो इससे सीख के ही रहूँगा। तो मैंने इसकी एंड तक पूरा रिसर्च किया, इसके बारे में सीखा जाना, और आज मैं सिखा भी रहा हूँ। बिल्कुल, आप आज एक स्कूल रन कर रहे हैं, ऑब्वियस है, ठीक है, आपका स्ट्रगल बोलता है। तो आप एक बात बताओ मुझे, आज आप इस स्केल तक पहुंचे हो, ठीक है, आपने अपने लाइफ में अपने करियर के अंदर जॉब की जो स्टार्टिंग सैलरी थी कहाँ से शुरू किया था आपने? फर्स्ट जॉब क्या थी आपकी? याद आ रहा है, शायद मैंने जॉब की सैलरी स्टार्ट की थी लगभग 800 रुपये, वो भी मेहरबानी से। मतलब मैंने जब जॉब की तो मेरी मतलब जॉब लगी नहीं रही थी, वो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी जगह धक्के खाए, नहीं मिली। फिर मेरे दादाजी जाके बोल के आए कि बच्चा है, इसको चाहिए, फीस वगैरह कैसे भरेगा, तो आप अपनी तरफ से कुछ कीजिए। तो उन्होंने बोला जी ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये दे देंगे। काम पूछा तो काम बोलते जी पानी पिलाना पड़ेगा बस। तो बचपन में सारे दोस्त मेरे अच्छी खासी फैमिली से थे तो थोड़ा सा अजीब लगता था, पर मैंने कहा नहीं, मजबूरी के आगे सब चीज़ें फीकी हैं। तो मैं फिर काम लग गया और 800 रुपये मेरी सैलरी होती थी, उसमें मेरे को हज़ारों रुपए की गालियाँ और ताने मिलते थे, बट ठीक है, घर चल जाता था उसमें मेरा। हजारों की गालियां और तानों से, और जो समय नहीं सिखाया जा रहा है बैठे हो। देखिए मेरे हिसाब से ना ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो दोस्त है ना वो गालियाँ और वो टॉन्ट्स ही हैं। जैसे वो एक कहावत बोलते हैं ना कि पत्थरों से महल खड़ा कर लेते हैं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में मेरा महल पत्थरों से ही बनाया, और वो पत्थर सारे गालियाँ, मेरी सारी बुरी चीज़ें थी जो मुझे लोगों से मिली, उनकी नफरत, उससे ही मैंने अपना घर बनाया। जब आप सफर कर रहे थे स्ट्रगल से अपने, तो कौन था जो आपके साथ खड़ा था, किसने साथ दिया आपका? साथ की बात की जाए ना तो मैं मेरे खुद के साथ था और मेरी माँ और एक मेरी दादी, उसके अलावा कोई दोस्त, कोई भाईचारा, ना ही कोई पारिवारिक बंदा। क्योंकि बस किसी का जिस टाइम सबका साथ होना चाहिए था ना, उनमें से एक भी इंसान मेरे साथ नहीं था, और मैंने वो अकेले चीज़ फील की है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बताया नहीं जाता, बट ठीक है, हौसला रख। ऐसा होता है कि देखो उस वक्त में मुझे मतलब सक्सेस तो मैं छोड़ो, मैं छोटा सा काम कर रहा था, बस अपना घर चलाने के लिए काम कर रहा था। उस वक्त भी लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया कि अगर मैं उसके बारे में पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूं तो शायद आप भी सोचोगे कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो आपने जो आज अचीव किया है वो आज आप स्ट्रगल, लोगों के ताने, ठीक है, अपने आप को ऐसी चीज़ों में से निकाल कर लाए हो, तब आज आप इस पोजीशन पर पहुंचे हो। हाँ जी, समझ सकते हैं आप ऐसा कि इन तानों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, शायद नहीं, बिल्कुल डेफिनेट कह रहे हो आप। और इसके अलावा भी ऐसी चीज़ें थी। देखिए कोई पराया आदमी आपको ताना देना तो शायद फिर भी सुनने में इतना बुरा नहीं लगता, गुस्सा करके गाली भी निकालते हैं, माँ की आँख, माँ चो, बहन चो, जो भी अपने बोलें। बट जब कोई ऐसा इंसान जो आपका पारिवारिक हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, तो वही इंसान जब आपके साथ ऐसा करता है ना तो इतना दिल टूटता है ना, तो फिर विश्वास ही उठ जाता है। मैं परिवार की बात, मेरी माँ की और दादी की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा हर इंसान ने मेरे परिवार में मेरे साथ ऐसा ही किया। और परिवार छोड़िए, हर वक्त व्यक्ति ने उस टाइम मेरे साथ ऐसा किया, बट वो मेरी चॉइस थी, क्योंकि कामयाबी का रास्ता इतना आसान नहीं होता। मैं कामयाब होना चाहता था तो मुझे प्रॉब्लम्स मिली, और वो मिलती ही है, तभी हम ट्रेंड होते हैं उस चीज़ को भी। यस सो ये तो आपका स्ट्रगलिंग टाइम था, ठीक है, आज हम इस चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं, आज आप बहुत कुछ अचीव करके बैठे हो अपनी लाइफ में। बहुत लोगों का सपना है जो आप जी रहे हो, ठीक है, और जैसा कि हमें अपने से नीचे लोगों को ही देख के जीना चाहिए, ऊपर तो अंबानी भी भाग रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा जैसे बहुत लोगों ने दिल तोड़ा, थोड़ा अब हम कैजुअल हो रहे हैं आपके साथ, पर्सनली भी जा सकते हैं, ठीक है। कितने लोगों ने दिल तोड़े आपके? मैं फैमिली स्ट्रगल की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें तो एज एन काउंटिंग कितने लोगों ने दिल तोड़े आपके? जी, दोस्तों की बात कर रहे हो तो अलग बात है, मतलब हर जगह से दोस्तों से, प्यार से, दिल टूटे भी तोड़े भी, भगवान तो नहीं है। देखो एक महान व्यक्ति ने कहा है कि खोट के बिना तो आभूषण भी नहीं बनते, खोट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत खोट मुझ में भी है, बट इतना ही है कि उससे मैंने अपनी ज़िंदगी को आकार दिया है, ना कि मेरे किरदार को गिरने दिया है। बट हाँ, बहुत लोगों ने दिल तोड़े हैं, मुझसे बहुत हो गया, आपने भी तोड़े हैं। और मैंने बहुत बार बोलता भी हूँ स्टोरीज में अभी कि अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है तो दिल से भाई माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे।
और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। कहीं आपको आप गलत तो नहीं ले जा रहे? नहीं, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं आपसे एक एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा। कोई एक आप हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, मतलब आप वाइल आपके वर्किंग ड्यूरेशन कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको थोड़ा सा वो सिखाया हो, बहुत लाइफ कुछ? चेंजिंग मोमेंट ना। हाँ जी, लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या सकते हैं? देखो, मिडिल क्लास बंदे की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहले तो उसके पास पैसे होते नहीं है, भगवान थोड़ी कृपा कर देता है, थोड़ा वो कमाने लग जाता है, तो सबसे बुरी चीज़ घमंड। तो वो टाइम मेरे साथ भी आया था। देखिए, जिस बंदे के पास 10 रुपये ना हो, वो ऐसा काम करके हज़ारों रुपये जेब में, कि ऐसा घमंड था कि हाँ चलो ये लेना है तो ये ले लेंगे। और ऐसा करता था कि जैसे मान लो मेरे पास 70-80 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये इकट्ठे हो गए, हालांकि ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट मेंटालिटी की बात होती है। मिडिल क्लास बंदे की मेंटालिटी होती है 50 हज़ार आ गए तो यार हम फुल अमीर है, वैसा मेंटालिटी था मेरा। तो जैसे ही मेरे पास 50-60 हज़ार इकट्ठे हो गए, मैं काम पर ध्यान नहीं दे रहा, मैं मतलब फुल ऐसे घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे डेंगू हो गया और मैं बीमार हो गया। बीमार होने के बाद मेरी लास्ट 10,000 प्लेट्स रह गई और डॉक्टर जैसे ना फॉर्म साइन करवा लेते हैं, अभी आपका बेटा जी जवाब दे जाएगा। उस टाइम उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया जिससे मेरी बॉडी फुल शिवर हो रही थी और मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ा हुआ था बहुत ज़ोर से, हॉस्पिटल के स्टाफ ने ही पकड़ा हुआ था। बस वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उस टाइम मुझे एक बात समझ आई कि मैं अगर उस टाइम मेरे साथ कुछ हो जाता तो मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहा था, और ऊपर से मैं जाते जाते भी लोगों का एहसान लेते जा रहा था, क्योंकि मेरे को ब्लड की ज़रूरत थी। तो मुझे शायद 5 से 7 लोगों ने ब्लड भी दिया था उस टाइम। तो अगर मुझे उस दिन कुछ हो जाता तो मेरी ज़िंदगी में अफसोस रहता कि मैं जाते जाते भी कुछ लेके गया हूँ। उस दिन के बाद बस मैंने अपने आप को सुधारा, अपने घमंड को ख़त्म किया। सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने रखी मेरी फैमिली को, कि मेरे होने या ना होने से उन्हें कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं हर यंगस्टर्स को ये बात कहूँगा कि आप अपना बैकअप प्लान तैयार रखें, अपने फ्यूचर के लिए भी तैयार रखें, अपने बच्चों के लिए सोचें। लोग कहते हैं कि ज़्यादा लंबा नहीं सोचना चाहिए, आज का सोचो, बात सही है, बट जितना सोच सके उतना इंसान को सोचना चाहिए। और मेरी मदर के लिए मैंने सारा बैकअप छोड़ रखा है, आज मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, पर मेरी मदर को या मेरी फैमिली को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। ब्रदर, आपके मदर को बैकअप की नहीं, आपकी जरूरत है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए, पर तो ज्यादा से ज्यादा टाइम उनको टाइम देने की कोशिश करिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं काफ़ी ज़्यादा कमाने लग गया था, एक है ना, जब अपने यंग एज में आते हैं तब बच्चों का ना, बच्चे मान लेता हूँ, यंग एज का मतलब बच्चा ही मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि समझ तो होती नहीं है। तो जैसे किसी दोस्त ने कहा चल निकलते हैं, चलो निकले जी, अभी यहाँ चले गए, सुबह काम पे हैं, रात को निकल गए, घूम रहे हैं, अगले दिन कहीं घूमने चले गए, वक्त भी नहीं दे पा रहा था। ओके, मैच्योरिटी है ही वही कि जब आप परिवार के लिए सिर्फ पैसों की तरफ से नहीं सोचते, आप हर तरीके से सोचते हो परिवार के लिए। मैं अपने माँ को, अपनी वाइफ को, मेरी अभी शादी भी हो गई है, और मैं उन्हें दोनों को बहुत ही अच्छे से वक्त देता हूँ। काम के साथ साथ मैं अपनी वाइफ को पूरा टाइम देता हूँ, मदर को पूरा टाइम देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जब तक मैं दे सकूँ उतना टाइम मैं उनको दूँ, उन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रखूँ, और उनको ऐसा रहे कि हाँ मेरा बच्चा मेरी बात सुनता है। और बस भगवान करे कि ऐसा स्वभाव हमेशा रहे, चाहे बंदा कहीं भी चला जाए। अच्छा, एक बात बताओ, सच सच बताना, ये सच है कि आपने इतनी लड़कियों के दिल तोड़े कि आपको जो शादी थी वो साइलेंटली करनी पड़ी? और इसका ट्रूथ आंसर चाहिए हमें। नहीं, क्योंकि आप, हमें पता भी नहीं चला कि आपकी शादी कब हो गई। जी, वो मेरी मम्मी को भी नहीं पता चला था वैसे तो कि क्या बात है, भगा कर करी थी? नहीं, बस ये तो मैं बता नहीं सकता, आपको बाद में बताऊंगा। भागा के नहीं, मतलब ठीक है, साइलेंटली करनी पड़ी। क्या होता है कि जब बंदा थोड़ा सा सक्सेस के रास्ते पे चलता है ना, तो नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। मानता हूँ कि प्रेमानंद जी कहते हैं नज़र नहीं होती है, जो भी, मैं भी मान लेता हूँ इस बात को, बट कहीं ना कहीं ना नेगेटिव चीज़ें असर करती है जिंदगी में। तो शोशेबाजी जैसे मेरे को ज़्यादा ना, ऐसे मैं ओपन रहता हूँ लोगों के सामने, तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि ज़्यादा ओपन रहने से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ही ऐसी आई थी कि मुझे साइलेंट मैरिज करनी ही पड़ी। दिल टूटना ना टूटना हो सकता है, शायद उनकी बददुआओं का असर हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मानते हो बददुआएं मिली आपको लड़कियों से? देखिए, मैं भगवान तो हूँ नहीं। लड़कियों की आप लड़कियों लड़की नहीं हो सकता है, बाकी पता नहीं। वैसे मैंने इतना भी बुरा नहीं किया किसी के साथ। पर आपके साथ लड़कियों की बात करें तो सिर्फ वही है, बुरा हुआ है। पर एक बात है, वो होता है ना कि कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। मुझे वो जैसे कहते हैं ना कि पत्थर को तराशो, जब उसे दर्द होता है लेकिन बाद में मूर्ति बनती है तो उसकी पूजा होती है। मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मेरी जिंदगी तराशी है, और लास्ट में जो मेरे साथ हुआ, जो मेरी आज वाइफ है, वो मेरे लिए भगवान का तोहफा है सच में। और मतलब अगर उसके जैसा साथी हर किसी का होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, अगर साथी हो तो वैसा होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात सुन के। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, शायद तक और लोगों का भी हो सकता है, कि जैसे कुछ लोग फेयर्स में जाते हैं, मेलों में, वहां पर वो टैटूइंग करने के लिए लोग बैठे होते हैं, बहुत ही चीप रेट के अंदर वो टैटू बना देते हैं, मतलब जो आप कहते हो। तो
वो टैटू रिमूव होते हैं आजकल, जैसे टैटू रिमूवल का एक ऑप्शन आया है, तो वो टैटू प्रॉपर रिमूव हो जाते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है रिमूव करवाने के? मेले वाले टैटू बिल्कुल प्रॉपर रिमूव हो जाते हैं और प्रोफेशनल से बने हुए टैटू भी रिमूव हो जाते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि वो कितने डार्क हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा गंदी टेक्निक से बनाया गया है, बहुत ही डीप है, तो वो पूरा तो नहीं मिटता पर लाइट हो सकता है, अपने उस पर रिकवर या रीवर्क भी कर सकते हैं। मेले वाले टैटू 100% रिमूव होते हैं और वो हम भी करते हैं। और उसके अलावा हमने एक सर्विस और भी स्टार्ट की है। आजकल लेडीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है पूरे हेयर्स पे बाल ही बाल रहना, तो हम परमानेंट हेयर रिमूवल भी करते हैं, तो वो भी आजकल परमानेंट हेयर रिमूवल? यस, कहीं से भी आप रिमूव करवा सकते हैं हेयर्स। अच्छा, एक चीज मुझे आप और बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये जितने भी टैटू आर्टिस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सब एक स्ट्रगल फेस करके आज टैटू आर्टिस्ट की लाइन में आए हैं और दे आर अर्निंग बेटर अमाउंट, अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हैं वो बहुत एक। लेकिन लोगों की अपने इंडिया में एक मिथ है, पेरेंट्स की मिथ है, ठीक है, कि बच्चे को टैटू इंडस्ट्री लाइन में नहीं देना, ठीक है, उनका मानना है कि शायद इस लाइन में फ्यूचर सिक्योर नहीं है। क्या कहना है आपका इस बात पे? मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए सिर्फ टैटू की बात नहीं है, किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में ना पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहते, बट मैं उन सभी पेरेंट्स को जवाब देना चाहूंगा, टैटूइंग फील्ड जो है ना वो इतनी बेस्ट है। देखिए पुराने वक्त की बात अलग थी, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उस टाइम साधन भी कम हुआ करते थे, सीखने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती थी। आजकल सब इतना एडवांस हो चुका है, आप मानेंगे नहीं, कम से कम हज़ारों तो चैनल्स होंगे यूट्यूब पे अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए ना। और आजकल कोर्स का टाइम सिर्फ 3 मंथ्स हो चुका है। आज से पहले अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे सर की बात करूँ, तो 12-12 साल उनको वो सीखने में लग गए जो मैंने 1 साल में सीखा, और जो मैं 1 साल में सीखता हूँ वो आजकल स्टूडेंट 3 मंथ्स में सीख जाते हैं। तो सिस्टम ईजी होता गया है और अब स्ट्रगल नहीं रहा है इतना सीखने में। सेकंड बात मैं मानता हूँ, अब्रॉड जाने वाला हर स्टूडेंट उसको ये टैटूइंग कोर्स करना चाहिए। उसका एक सबसे वैलिड रीज़न है कि वो स्टूडेंट बेस पे जाते हैं, तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होता काम करने के लिए। मैंने देखा है लोग बाकी काम सीख के जाते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, लोग अलाउड करते हैं, कभी नहीं करते। ये ऐसा काम है कि आपका इतना सा, सिर्फ इतना सा, पॉलीथीन में भी अपना सेटअप डाल के ले जा सकते हैं, और इतने से सेटअप में ना आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। और मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, आज तक कम से कम 30 स्टूडेंट्स मेरे अब्रॉड में हैं, और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे पैसे भेजते हैं कि सर आप कुछ लेना है तो ले लो, और मुझसे भी ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, इस चीज़ का तथ्य मान लीजिए, आंसर है, चाहे मेरे इंस्टाग्राम पर आप स्टूडेंट से खुद पूछ सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छा कमा रहे हैं। खुशी होती है इस बात पे, इतना प्राउड फील होता है ना कि मैं क्या बताऊं बस। और वो हर बार मुझे थैंक यू भी बोलते हैं इस बात पे। बिल्कुल थैंक यू बोलेंगे, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाता है उनके लिए। बिल्कुल, और सबसे मेन बात, आसान हो गई जिंदगी उनकी, क्योंकि जब अब्रॉड जाता है ना बंदा, तो उसको पता नहीं क्या क्या दिहाड़ियां, माइंड में यही रहता है कि लेबर करनी है, दिहाड़ियां करनी है, वहाँ पे यही रहता है उनका माइंड सेट। तो इन चीजों के लिए अब्रॉड जाके अगर वो स्किल सीख के जाते हैं तो ऑब्वियस है उनको जाते ही अर्निंग का एक वे मिलेगा। इन शॉर्ट बताऊं तो आपकी 1 घंटे की कमाई इज इक्वल टू 7 डेज है। टैटूइंग में 1 घंटे की कमाई से आप 7 दिन के अब्रॉड के खर्चे को पूरा कर सकते हो। वहाँ पर अगर उनके लेबर जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट किया जाए तो मतलब ये है, स्टार्टिंग ही कम से कम $150-200 से होती है टैटूइंग की। ऐसा करण, आपने कहाँ से टैटूइंग सीखी? मैंने मेरे गुरु सनी भानुशाली जी से, और मेरे लिए सबसे खास है वो मेरे गुरु। और जिस टाइम मेरे सर ने स्टार्ट किया था उस टाइम कोई स्कूलिंग का फंक्शन था ही नहीं। इंडिया में सबसे पहले मेरे गुरु ने स्टार्ट किया था, सबसे पहला टैटू स्कूल, एलियन टैटू स्कूल नाम है उसका, और वहीं से मैंने लर्निंग की है, और वो आज भी इंडिया का नंबर 1 स्कूल है। ऑब्वियस है, जैसी आपकी स्किल है, जो आप चीजें करते हो, आपने अच्छी जगह से सीखा होगा, ऑब्वियसली वो भी बहुत अच्छा करते होंगे। बहुत अच्छा नहीं, वो तो सबसे अच्छा करते हैं जी, सबसे अच्छा करते हैं, तभी आप इतना अच्छा करते हो। ठीक है, बाकी हाँ खुद पे भी मेहनत करनी होती है, फील्ड ऐसी है इसमें। हमारी फील्ड ऐसी है जी, पूरी जिंदगी लग जाए तो भी शायद सीखने में कमी नहीं आएगी, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती जा रही है, हमें हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन कुछ नया आ जाता है और हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। मतलब ये नहीं कह सकते कि इसका एक कोर्स है जो आप एक टाइम पे सीख सकते हैं। नहीं, टाइम टू टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, स्किल पे काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस पे है सारा। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो, ढीले पड़ जाते हो, तो आप फेल हो जाओगे। अभी तक आपने एक रफली आइडिया, नंबर पूछ रहा हूँ मैं, रफली आइडिया कितने टैटूज आपने इंक कर दिए हैं? मेरे हिसाब से मैंने स्टार्टिंग जर्निंग से लेके प्रैक्टिस टैटू से लेके अभी तक लगभग 8 से 9 हज़ार टैटूज कर दिए होंगे, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। नॉर्मली जनरली लोग इतना करते नहीं है। रीज़न ये था कि मुझे शौक ही इतना था कि मैं छोटे छोटे टैटू करता ही रहता था। कोई भी आ जाए बस ठीक है, एक के साथ एक भी दे देता था कई बार कि एक और करवा लो यार। मेरा इतना मन करता था ना कि नया नया सीखा था तो अच्छा लगता था। वो स्किल्स पे काम किया तभी आपने आज ये अचीव किया लेवल आपका, ऑब्वियस है।
कितनी अर्निंग है आपकी, कितना कमा लेते हो मंथली? बताना पड़ेगा भैया तो देखो। मैगी वाले भैया से तो कम ही कमाता हूँ थोड़ा। ऐसा चिंटू भैया से नहीं ठीक है, देखिए सब चीज़ें ना पैसे भी नहीं होता, अर्निंग नहीं, मैनेजमेंट होता है। देख कुछ लोग कम कमा के भी मैनेजमेंट ऐसा करते हैं कि सब चीज़ें पूरी कर लेते हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए, बट हाँ मैं अब ज़्यादा बोलूँगा तो कल को धमकियाँ ना आ जाए। नहीं बताऊँगा धमकियाँ नहीं आएगी। स्टिल मतलब आइडिया दे दीजिए, जैसे मतलब कि हर मंथ एक नई कार ले सकते हो? हर मंथ तो नहीं, हाँ पर हर 3 मंथ्स बाद एक नई कार ले सकते। 3 मंथ्स के बाद न्यू कार ले सकते हो? बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी अर्निंग है फिर तो। हमें भी टैटू सिखाओ यार। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए। कभी आपके साथ आपकी लाइफ में अभी तक की जर्नी में कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है? हॉरर मतलब कि वो दिमाग से ना निकला हो कभी? दिमाग से वैसे तो अब हाँ हुआ था। हॉरर मान लो या मजाकिया मान लो। एक बार मैं टैटू कर रहा था और वो महिला की शक्ल भी थोड़ी सी मुझे लगी रही थी, अटपटी सी। और टैटू बनवाते टाइम अचानक से क्या वो ब्लाइंड हो गए, ब्लैंक हो गए, मतलब ऐसे पड़े हैं, ब्लैकआउट हो गए। मैं घबरा गया कि पहली बार ऐसा सीन हुआ है। तो मैं पानी लेने गया भागकर, चेहरे पे छिड़कने के लिए। तो इतने में उनकी बेटी बोली कि नहीं नहीं भैया चिंता मत करो, इनमें कभी कभी कोई आ जाता है। मैंने कहा आ जाता है मतलब कि हाँ वो कभी कभी बाहर होते हैं, साथ ही बैठे होते हैं इनके, जब कुछ हो जाता है क्या रिएक्शन था? रिएक्शन ये था कि क्या मजाक चल रही है यार, मेरे तो ना गांड के चिड़े उड़ गए थे पूरे। फट गई थी। चलो एक्सपीरियंस था वो, बढ़िया एक्सपीरियंस था फिर ये। बढ़िया नहीं था यार, वो शक्ल थोड़ी सी वो भूतिया शक्ल थी, भयंकर शक्ल थी उनकी कसम से। डरावनी शक्ल थी, दिमाग से नहीं निकलती? नहीं मैंने निकाल दी, डिलीट कर दी। रात को नींद आनी बंद हो गई थी थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो एक चीज और जाननी है मुझे, थोड़ी पर्सनल है। हाँ, पर्सनल क्या छोड़ा आपने मेरा? तो ये तो पॉडकास्ट होता है, इसमें पर्सनल छोड़ना ही नहीं होता ना कुछ। कभी कोई ऐसे क्लाइंट की डिमांड आई है, मेल फीमेल डजंट मैटर, कि जिसने आपसे टैटू की डिमांड करी हो प्राइवेट, मतलब बॉडी पार्ट पे कोई की? मतलब बहुत आती है, अभी भी आती है। पहले तो, अब तो शादीशुदा हो गया, मैं थोड़ा सा घबरा के रहता हूँ, डरा हुआ रहता हूँ। बट पहले आते थे लोग, और कई बार गर्ल्स बोलती थी करवाना भी आपसे ही है। मुझे ऐसा लगता था इंटेंशन सही नहीं है, तो मैं करता नहीं था पहली बात, क्योंकि हमारा इंटेंशन कभी खराब नहीं होता। क्योंकि आर्ट करते टाइम अगर हमारा ध्यान कहीं और होगा तो बन ही नहीं सकती वो चीज़, फोकस रहता है। एक मजाकिया उसमें वाकया हुआ था कि एक भैया आए थे या बहन, मतलब जो भी आप समझ रहे हो, एक बंदा आया, वो काफ़ी एज थे, वो आए और बैठ गए, ऐसे बैठे और मुझे बोलते कि भैया एक टैटू बनवाना है। तो मैंने कहा हाँ जी बताइए क्या बनवाना है? बनवाना टेम्परेरी है और बड़ा बनवाना है, तो आप एक बार सबको भेज दोगे बाहर। तो मैं घबरा गया, और कैमरा भी चलता है क्या? मैंने कहा सर आप ये बताइए बनवाना क्या? तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो ऐसे चारों तरफ ऐसे देखा, फिर बोला कि एक टैटू बनवाना है जो यहाँ से स्टार्ट होता हुआ और ऐसे घूमता हुआ और ऐसे बने। तो उस दिन मैं घबरा गया, और उन्होंने बोला टेम्परेरी बनवाना है। मैंने कहा नहीं बनाया नहीं टैटू? नहीं मैंने नहीं बनाया जी। मैं कहा प्रोफेशन है, बनाना चाहिए। प्रोफेशन तो है, बट उस टाइम मेरे को इंटेंशन सही नहीं लग रही, तो मैं घबराहट में था थोड़ा सा। आपको लगे? मर्द समाज डरा होता है ऐसे लोगों से। आजकल तो रीली वायरल हो रही है बहुत। तो ऐसा था बस। नहीं चलो बढ़िया था, अच्छा एक्सपीरियंस था ये आपका। नहीं अच्छा तो नहीं था, बट कोई बात। हमारे लिए तो बढ़िया था ना, लोगों के लिए भी अच्छा है। तो ऐसा बहुत मजाक के सीन होते हैं। कई बार लोग आते हैं, अब देखिए मैं टैटू स्कूल है या जैसे स्टूडियो में ना काफी एंटीक चीजें रखनी पड़ती हैं। लोग आते हैं ऐसे एंटीक चीजें उठाते हैं, भैया ये कितने का दिया यार, कोई गिफ्ट शॉप थोड़ी है। वो उनको लगता है कि मैं गिफ्ट शॉप है मेरी। ओके, पूछते हैं गिफ्ट कितने का है, पर्दे कितने के हैं। बहुत बार ऐसी मजाक हुई है, तो ये चीजें होती रहती हैं। ओवरऑल कह सकते हैं लाइफ अच्छी है। हाँ, टैटूइंग इंडस्ट्री में सबसे खास बात यह है कि हर दिन कुछ नया, और सबसे मेन बात कि कनेक्शंस बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही लोगों के साथ प्यार बन जाता है। क्योंकि टैटू आधा 1 घंटा लगता है, इतने में बात होती है बढ़िया लोगों से। और आप ये बात समझिए कि टैटू कोई बहुत ज़्यादा नीडी चीज़ नहीं है ना। इसको वही बनवाते हैं या तो वो गैंगस्टर्स होते हैं, या वो अच्छे खासे रिच होते हैं, या वो शौकिया लोग होते हैं। तो मस्त मौला लोग ही टैटूइंग करवाते हैं मैक्सिममली। मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, मैं अपने आप को शौकिया कह सकता हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं। नहीं मतलब हर तरीके के शौक होते हैं इंसान में, तो वो शौकिया काम है। तो उनसे ना ऐसे लोगों से प्यार बन जाता है, मतलब ऐसा जुड़ाव बन जाता है लोगों से कि बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो काफ़ी कुछ है अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने कुछ किया, तो अचीव किया, वो इसी फील्ड से मेरे साथ जुड़े हैं। तो मुझे ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। हेलो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी आपके साथ, बहुत अच्छा रहा ये वाला हमारा शो। तो विल ट्राई जल्दी आपसे मुलाकात हो। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रो। ठीक है।